तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि परसों यानी संडे को मेरा आपका लाइव का प्रोग्राम होगा। अब कितने बजे होगा ये मैं खुद सोच के और आप लोगों की राय जो है आप कमेंट कर दीजिए, लेकिन प्रयास यही है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी लाइव का प्रोग्राम हो सकता है। तो आप लोग को 2 दिन पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग कहीं बिज़ी हों या फिर आने में असमर्थ हों तो आप लोग बता दीजिएगा, तो फिर उसी हिसाब से लाइव के प्रोग्राम को टाल देंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि 99.99% लाइव बातचीत के लिए परसों आऊँगा, तो आप लोग आइएगा। आप लोगों के जो सवाल हों, जो सुझाव हों, जो कुछ आप मेरे बारे में मुझसे पूछना चाहते हो, वो तमाम चीज़ें आप करिएगा और मैं भी आप लोगों से बातचीत करूँगा। थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, अपने परिवार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परसों 8 या 9 बजे इसी 2 समय के बीच कभी भी आप लोगों से लाइव जुड़ सकता हूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा। खैर, ये तो रहा एक अपडेट। आप लोगों ने कई बार कहा था लाइव बातचीत के लिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। तो आमतौर पे कई बार ऐसा होता है कि क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद या तो कातिल कोई गलती करता है, पुलिस वालों तक पहुँच जाता है, या तो कहीं ना कहीं लाश मिल जाती है, तो फिर लाश के सहारे पुलिस वाले कातिल को ढूंढ लेते हैं, या फिर कोई कंप्लेन हो जाती है। कंप्लेन होने के बाद फिर पुलिस वाले पहले तो लाश ढूंढते हैं, फिर कातिल ढूंढते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में ना ही कातिल मिलता है, ना ही कोई लाश मिलती है, ना ही कोई ऐसी कंप्लेन होती है जो पुलिस वालों की नाकों में दम करे। तमाम मामला दब जाता है। 32 महीने गुजर जाते हैं। 32 महीने बाद अचानक से ज़मीन फाड़ के एक लाश निकलती है और निकलने के बाद सीधा थाने पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद पुलिस वालों को ऐसे क्लू, ऐसे सबूत खुद देती है कि पुलिस वालों को तब पता चलता है कि एक कत्ल हुआ था 32 महीने पहले, और तब जाके पुलिस वाले कातिल ढूंढते हैं। और जब कत्ल की वजह निकल के सामने आती है तो वो भी इतनी हैरान करने वाली थी कि पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बात पे कौन कत्ल करता है। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक बेहद मशहूर जगह लगती है द्वारिका। कहानी इसी द्वारिका की है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ फरवरी साल 2018, कायदे से अक्टूबर साल 2018, 9 अक्टूबर की तारीख थी। इसी द्वारिका में एक बड़े से बंगले में एक शख्स रहा करता था और लगभग 1 साल से उसी किराए पे वो रहा करता था। तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी, न उसे वहाँ कोई दिक्कत थी, ना कोई परेशानी थी। बढ़िया आलीशान फ्लैट था। फ्लैट के ऊपर जो बालकनी थी वहाँ बढ़िया ग्रीनरी थी, बढ़िया फूल लगे थे। शायद किसी धार्मिक आदमी ने वहाँ पहले अपना ठिकाना बनाया था, इस वजह से वहाँ तुलसी के पेड़, गुड़हल के पेड़, गेंदे के पेड़, गुलाब के पेड़, ये तमाम चीज़ें भी लगी थी। अचानक से 9 अक्टूबर साल 2018 की बात है, जब ये जो शख्स था उसके दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, ये जो पेड़ हैं थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, तो एक बार इनको हटा दें और हटाने के बाद यहाँ पे मिट्टी वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दें। चेंज करने के बाद यहाँ कुछ नए पेड़ लगाएं, चूँकि जो गुलाब का पेड़ है वो भी कुछ कटीला ज़्यादा हो गया, कुछ फूल उसमें नहीं आते, मोटा ज़्यादा होता जा रहा, अब हाइट से ज़्यादा हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और हटाने के बाद मिट्टी वगैरह थोड़ा सा खोदते हैं, क्योंकि जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी चली गई हैं, चूँकि शायद कई सालों से ये पेड़ यहाँ पे थे, और नया पेड़ लगा देंगे। इसी सोच के साथ इस आदमी ने उस मिट्टी को खोदना शुरू किया। अब जैसे जैसे मिट्टी खोदता है तो बड़ी हैरान करने वाली चीज़ देखता है। पहले तो थोड़ा सा ही अंदर जाने के बाद उसे कुछ ईंटें मिलती हैं। अब ये चीज़ उसे बड़ा हैरानी भरा लगा कि एक आदमी, अगर किसी ने यहाँ फूल लगाया होगा तो आदमी छोटे से छोटे कंकड़ को भी हटा देता है कि कुछ दिक्कत ना हो पेड़ों के बढ़ने में। ये यहाँ पे ईंटें क्या कर रही हैं? खैर, उसने ईंटों को हटाया, और जैसे ही उसने ईंटों को हटाया उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद उसकी रूह कांप गई। अंदर एक खोपड़ी रखी हुई थी। अब जैसे ही खोपड़ी वो देखता है, भाग के पीछे हटता है, फ़ौरन आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, उनको बताता है कि मैं खोद रहा था, यहाँ से खोपड़ी निकली। वो डर गया। इसी बीच किसी ने कहा कि चूंकि ये खोपड़ी है तो पता नहीं किसकी लाश हो, क्या मामला हो, तो एक काम करो, तुम पुलिस को फ़ोन कर दो। अब आसपास के लोगों ने जब कहा तो इस शख्स ने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी जब ये न्यूज़ सुनती है, सुनने के बाद भागी भागी आती है। आने के बाद फिर उस पूरी बालकनी को अच्छे से खोदती है। खोदने के बाद एक पूरा कंकाल बरामद करती है। अब जैसे ही कंकाल मिलता है, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि एक आदमी के घर में एक कंकाल था, उसके ऊपर फूल लगे हुए थे।
अगले दिन पूरे न्यूज़ चैनल पे अलग अलग पत्रकारों ने उस पूरी घटना को कवर किया। पुलिस वाले भी परेशान कि आखिर ये कंकाल है किसका। ये जो शख्स था इससे पूछताछ हुई कि क्या कोई यहाँ पे गायब हुआ था या फिर कोई ऐसी बात हुई थी, तुम कब से रहते हो। ये तमाम सवाल जब इस आदमी से पूछे गए तो इस आदमी ने कहा कि मैं तो लगभग 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ और 1 साल से यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मैंने देखी ही नहीं। अब आसपास के लोगों से पुलिस वालों ने पूछा कि क्या 1-2 साल से यहाँ पे कोई गायब है क्या नहीं है। आसपास के लोगों ने भी कहा कि नहीं, पूरे इलाके में कोई भी गायब नहीं। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद परेशान होते हैं, चूँकि एक बेहद पॉश इलाके में एक बेहद VIP जगह पे इस तरह से बालकनी में लाश का मिलना अपने आप में बेहद हैरान करने वाला था। और जब आसपास के तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 साल से यहाँ कोई गायब भी नहीं है, और पुलिस वाले क्या करें। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पता करते हैं कि 1-2 साल पहले यहाँ कौन रहता था, क्योंकि अब कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं। तो जब उन्होंने ये पता करना शुरू किया तब एक जानकारी पता चली। दरअसल पता चला कि लगभग 2.5 साल पहले यहाँ पे एक मामा और एक भांजा रहा करते थे, और जो भांजा था अचानक से कहीं गायब हो गया था, और जो मामा है उसने उसकी कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद से फिर कुछ दिन तक तो जो मामा है यहाँ पे दिखता है, उसके बाद मामा भी दिखना बंद हो जाता है। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों ने सुनने के बाद कहा कि चलो वो फाइल खंगालो भाई कि भांजा का मिसिंग कंप्लेन कब दर्ज हुआ, कैसे हुआ। तो जब फाइल खंगाली गई तब पता चला कि 12 अक्टूबर साल 2016, 12 फरवरी कायदे से माफ़ कीजिएगा, 12 फरवरी साल 2016 को एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी। और ये कंप्लेन दर्ज हुई थी दाउड़ी थाने में, और इसमें कहा गया था कि 7 फरवरी साल 2016 को, यानी कंप्लेन दर्ज कराने के 5 दिन पहले, एक शख्स जिसका नाम है जयप्रकाश, जो 27 साल का है, अपने घर से निकलता है वैष्णो देवी जाने के लिए, लेकिन लौट के नहीं आता। उसके बाद जिस शख्स ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी उसने अपना नाम विजयन बताया था, और साथ ही गायब हुए शख्स से उसने जो रिश्ता बताया था वो यही था कि जो विजयन था वो जयप्रकाश का मामा लगता था और सगा मामा था। उसके बाद से पुलिस वालों ने काफ़ी जांच पड़ताल की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन जयप्रकाश का कुछ अता पता चला नहीं। उसके बाद विजयन भी कभी कंप्लेन की एक तरह से पैरवी करने या फिर चेक करने कभी वो आया नहीं कि क्या हुआ, कुछ फ़ायदा मिला या नहीं, कुछ पुलिस वालों के हाथ क्लू लगा या नहीं। तो जब पुलिस वालों ने भी देखा कि कोई पैरवी नहीं कर रहा तो उन्होंने भी कहा कि चलो छोड़ो, क्या इतना फालतू माथापच्ची करें, और भी काम है और भी मामले हैं, उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने भी इस मामले को इग्नोर कर दिया और तब से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि 2 साल पहले एक कंप्लेन दर्ज हुई थी, कंप्लेन में एक भांजा गायब हुआ था, कंप्लेन करने वाला एक मामा था, और यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली थी। पहला कि अगर भांजा गायब था तो मामा ने दोबारा आके कभी सुध-बुध क्यों नहीं ली। आदमी कंप्लेन अगर दर्ज करवाता है तो पुलिस वालों के एक तरह से नाक में दम किए रहता है कि साहब कुछ हुआ या नहीं, थाने के चक्कर लगाता है, लगातार पैरवी करता है। लेकिन ये कैसा मामला था और ये कैसा कंप्लेन करने वाला था जो एक बार कंप्लेन करने के बाद दोबारा कभी दिखा ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि चलो वो दोबारा दिखा या नहीं दिखा, लेकिन इस पूरे इलाके को छोड़ के फरार कहाँ हो गया। अब ये दोनों सवाल पुलिस वालों को खाए जा रहे थे, और इन दोनों सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो विजयन ही था। लिहाजा पुलिस वालों ने अब विजयन की कुंडली निकालने की सोची। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, और आमतौर पे दिल्ली मुंबई जैसे इलाकों में सबसे बड़ा जो मसला होता है पुलिस वालों को किसी केस को सुलझाने में, अगर कोई शख्स वहाँ का लोकल रेजिडेंस है तब तो ठीक है, वो वहीं पे मिलेगा। लेकिन दिल्ली मुंबई या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे नौकरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो लोग दूर दूर से आके रहने लगते हैं। कभी कभार वो अपना लीगल आधार कार्ड देते हैं, कभी कभार बात व्यवहार पे भी लोग रूम या फ्लैट दे देते हैं। तो ऐसे आदमी की फिर तलाश करें कैसे। अब पुलिस वालों ने डिटेल निकालनी शुरू की कि विजयन कौन है। अब डिटेल जब निकालनी शुरू की तो विजयन की कोई डिटेल मिली ही नहीं। अब पुलिस वाले परेशान कि अब इतनी बड़ी दुनिया विजयन को खोजे कहाँ, उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं मिल रहा। अब पुलिस वाले परेशान थे, उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था, दिन गुजरते चले जा रहे थे। लगभग 15 से 20 दिन गुजर गए, ना ही विजयन की कोई जानकारी, ना ही जयप्रकाश तो मान लो गायब ही था। इसी दौरान पुलिस वालों ने एक और चीज़ सोची
कि चलो विजयन की तो कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन जो जयप्रकाश है, चूँकि उसकी कंप्लेन दर्ज हुई थी तो फिर उसका आधार कार्ड या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी नोट जरूर हुई होगी। तो अगर नोट हुई है तो ये कंप्लेन में होगी ज़रूर। तो एक काम करते हैं, कंप्लेन को फिर से चेक करते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने जो 2016 में मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी उसको फिर से चेक किया। जब चेक किया तो फिर जयप्रकाश का जो लोकेशन निकला, जो उसका एड्रेस मिला, वो उड़ीसा का था। पुलिस वाले जाते हैं और उड़ीसा में उसके माँ बाप से कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। माँ बाप बेचारे रोते हुए बताते हैं कि फरवरी साल 2016 में 7 तारीख की बात है, जब मेरा बेटा घर से निकला था और ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, और तब से वो लौट के नहीं आया और न जाने उसके साथ वहाँ क्या हो गया। अब ये शब्द जब पुलिस वालों ने सुने तो फिर पुलिस वालों ने एक काउंटर क्वेश्चन किया और कहा कि एक बात बताइए, क्या इस बारे में जयप्रकाश ने आपसे खुद कहा था कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ या फिर किसी और ने? तब माँ बाप ने कहा कि नहीं, इस बारे में जयप्रकाश ने नहीं बल्कि विजयन ने बताया था, क्योंकि विजयन जयप्रकाश दोनों एक साथ रहते थे। अब पुलिस वालों ने कहा कि एक बात बताइए, विजयन कहाँ का है? तो जब ये सवाल पूछा गया तो फिर जयप्रकाश के माँ बाप ने बताया कि विजयन तो तेलंगाना का है। फिर पुलिस वालों ने कहा कि अभी कहाँ होगा? तो फिर जयप्रकाश के माँ बाप ने बताया कि कई जगहों पे वो नौकरी करता है, कभी पंजाब करता है, कभी दिल्ली में भी कर रहा था, कभी उड़ीसा करता है, कभी हरियाणा करता है। अब जहाँ जहाँ परिवार वाले उसकी नौकरी के बारे में बताते हैं, पुलिस की टीम वहाँ वहाँ दबिश डालती है। कभी दिल्ली में डालती है, कभी हरियाणा में डालती है, कभी पंजाब में, कभी उड़ीसा में। लेकिन बदकिस्मती का खेल देखिए, लगभग 3 महीने गुजर गए। अक्टूबर साल 2018 में ये तमाम कंकाल से लेके कंप्लेन तक की बातें हुई थी। 3 महीने गुजर गए, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, और ना तो विजयन का कुछ अता पता चला और ना ही उसके भांजे जयप्रकाश का। पुलिस वालों के दोनों हाथ खाली थे। इधर जब जयप्रकाश का मामला फिर से खुला तो उसके माँ बाप ने भी प्रेशर बनाना शुरू किया कि साहब अब तो ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले परेशान हैं, इधर एक कंकाल मिला है। परिवार वालों को जब बाकी चीज़ें दिखाते हैं, साथ ही डीएनए मैच कराया जाता है, तो ये भी पता चल जाता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं, विजयन के भांजे जयप्रकाश का ही है। लिहाजा अब सारा शक, सारी चीज़ें विजयन के इर्द गिर्द घूमती है। पुलिस वाले उसकी तलाश तेज करते हैं और अंत में लगभग 4 महीने गुजरने के बाद फरवरी साल 2017 में विजयन की लोकेशन मिलती है आंध्र प्रदेश में। और जैसे ही लोकेशन मिलती है, पुलिस वाले अपने पूरे दल बल के साथ जाते हैं और जाने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं, टोटल 36 महीनों बाद। और जैसे गिरफ्तार करके फिर वापस लाते हैं और लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा भांजा कहाँ है। तो शुरुआत में तो उसने वही कहानी बताई कि मेरा जो भांजा है वो अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी गया था, लेकिन वैष्णो देवी जाने के बाद वो कभी लौट के नहीं आया और तब से मैं भी उसे खोजते खोजते थक गया। उसके बाद मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे बताया कि उसकी लाश मिली है और वही मिली है जहाँ तुम रहते थे, तब थोड़ा सा विजयन शकपकाता है और कहता है कि साहब मैंने ही मारा था। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं क्यों? तब जो विजयन था उसने पूरी कहानी सुनाई और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2015 के आसपास। दरअसल जो जयप्रकाश था वो रहने वाला था उड़ीसा का। वहीं से उसने पढ़ाई लिखाई की, एमबीए किया। अब एमबीए करने के बाद उसको कोई अच्छी खासी नौकरी मिल नहीं रही थी। लगभग उम्र भी उसकी 25-26 साल हो चुकी थी। लगातार वो परेशान रहने लगा। परेशान रहने के दौरान इधर उधर नौकरी की तलाश करने लगा, कहीं उसे नौकरी मिली नहीं। तो फिर विजयन की जो माँ है उसने अपने सबसे छोटे भाई, कायदे से जो जयप्रकाश की माँ है, उसने अपने सबसे छोटे भाई विजयन महाराणा से बात की और कहा कि तुम गुड़गांव में जॉब करते हो तो एक काम करो, अपने इस भांजे को भी वहीं लगा लो, कुछ पैसे वैसे ये भी कमाएगा। हम विजयन भी चूँकि अकेले रहता था, उसे भी लगा कि चलो ठीक है, कोई आएगा साथ में, दोनों पहली बात तो फैमिली है, रिलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चोरी बेईमानी नहीं होगी। तो फिर विजयन ने जयप्रकाश को अपने पास बुला लिया और चूँकि जो जयप्रकाश था पढ़ा लिखा था तो उसे वहीं पे नौकरी दिलवा दी गुड़गांव में। अब दोनों मामा भांजे इसी गुड़गांव में नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद वापस इसी दिल्ली के द्वारिका वाले उसी फ्लैट पे आके रहने लगते। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, दोनों हम उम्र थे। जयप्रकाश भी 26-27 साल का लड़का, इधर जो विजयन था वो भी 27-28 साल का। ना ही कोई तकरार, ना कोई लड़ाई झगड़ा, दोनों को ख्याल एक थे, दोनों के खाने पीने के शौक एक थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल मैच कर रही थी।
लेकिन इसी दौरान इन दोनों के रिश्ते में एक तीसरा शख्स आता है और वो थी विजयन की गर्लफ्रेंड। जब विजयन वहाँ पे नौकरी कर रहा था उसी दौरान उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है। गर्लफ्रेंड को ये काफ़ी प्यार करता है, अक्सर उसे अपने फ्लैट पे भी लाया करता। तो इसे फ्लैट पे लाने के दौरान विजयन ने अपने भांजे जयप्रकाश का भी इंट्रोडक्शन करवाया, बताया कि ये मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है, यहीं पे रहता है। अब जो जयप्रकाश था देखने में काफ़ी स्मार्ट था। अब उस स्मार्टनेस को, उसकी पर्सनालिटी को जैसे विजयन की गर्लफ्रेंड देखती है, देखने के बाद थोड़ा सा आकर्षित होती है। इधर जयप्रकाश भी, उसकी नीयत खराब होती है। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं, दोनों के बीच नज़दीकियाँ होने लगती हैं। और ये तमाम चीज़ें जब विजयन देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में ठान लेता है कि मैंने अपने भांजे को अगर सहारा दिया और इसने मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरी गर्लफ्रेंड से इसने अफेयर चलाया, तो इसे जीने का कोई हक नहीं, मैं इसे निपटा दूंगा। इसके बाद फिर पूरे प्लान के तहत फरवरी साल 2016 में विजयन जयप्रकाश का कत्ल करता है पंखे के मोटर से। कत्ल करने के बाद अब सोचता है कि लाश का क्या करें। तब उसे लगा कि मैं कहीं भी लाश लेके जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कोई ना कोई देख लेगा, इसीलिए इस लाश को इसी बिल्डिंग में ठिकाने लगाना है। तो फिर उसने एक दिमाग लगाया। पहले वो बाहर जाता है, जाने के बाद एक तुलसी का पेड़ लेके आता है ताकि आसपास के लोगों को लगे कि ये धार्मिक आदमी है। उसके बाद फिर मिट्टी लाता है, उसके बाद लाश को उसी बालकनी में दफन करता है। दफन करने के बाद फिर पहले ईंट बिछाता है, उसके बाद तुलसी के पेड़ लगाता है, फिर उसे नहीं चैन मिलता, गुलाब के पेड़ लगाता है, गेंदे का फूल लगाता है और लगातार पानी देता, लगातार पूजा करता ताकि लोगों को लगे कि महज ये पूजा पाठ के लिए था। अब इधर जब जयप्रकाश गायब हुआ, परिवार वालों से कांटेक्ट टूटा, तो परिवार वालों ने फिर फ़ोन किया, कई बार लगा नहीं तो उन्होंने विजयन को फ़ोन किया। विजयन से जब पूछा कि कहाँ है जयप्रकाश, तो शुरुआत में विजयन ने बताया कि जयप्रकाश जो है वो वैष्णो देवी गया। लेकिन आखिर ये झूठ कितने दिन चलता है। इसीलिए 7 तारीख को ये सब करने के बाद 12 तारीख को यानी 12 फरवरी साल 2016 को वो चला जाता है दावड़ी थाना और वहाँ पे अपने भांजे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाता है और बताता है कि साहब मेरा जो भांजा है वो गायब हो गया है और आप लोग उसे ढूंढ दीजिए। पुलिस वालों ने पूछा कि कहाँ गायब, तब उसने बताया कि वो वैष्णो देवी गया था। इसके बाद से वहाँ से वो फरार होता है, अलग अलग राज्यों में नौकरी करने लगता है। इधर पुलिस वाले भी जब सुनते हैं कि वैष्णो देवी गया, वहाँ से गायब हो गया, तो उन्हें भी लगा कि क्या ही खोजा जाए। इधर जो बालकनी थी वहाँ पे लगातार जो पेड़ थे उसी लाश पे पलते बढ़ते रहते हैं और अंत में वहाँ एक खूबसूरत बगीचा सा तैयार हो जाता है, छोटा सा। उसके साल बाद जब वहाँ पे नए लोग आके रहने लगते हैं तो जो नया मालिक था उसने जब सोचा कि चलो फूलों को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये पुराने हो गए, तब ये कंकाल 34 महीने बाद निकलता है। तब जाके पूरी कहानी निकल के सामने आती है। अब पुलिस वाले उस कंकाल को परिवार वालों के सुपुर्द करते हैं, कंकाल का अंतिम संस्कार होता है। इधर विजयन को फिर जेल भेज दिया जाता है। तो कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी कहानी निकल के सामने आती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।